तो वॉर 2 स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। देखो, अगर सिंपल वे में इस बात को पुट करना चाहूँ ना, तो मैं यही बोलूँगा कि इस मूवी में वो सारी पोटेंशियल थी ना कि ये साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती थी, वो भी सिर्फ बॉलीवुड में या फिर टॉलीवुड में नहीं, पैन इंडिया में। लेकिन इस फिल्म ने उन सारी पोटेंशियल को इस तरीके से वेस्ट किया है ना, जैसे इस फिल्म को बनाने के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं था। इस फिल्म को बस YRS यूनिवर्स में एक और फिल्म के तौर पे ऐड करना था, और इस कारण से उन्होंने बस इस फिल्म को बना दिया। इस फिल्म को देखने के बाद बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि अगर देखो ना, तो ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर ये दो लीड एक्टर्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज का पार्ट भी है। इसका मतलब ये था कि अगर इस फिल्म में हमें कैमियो से बढ़ के अगर बाकी सारे जो पठान और टाइगर एजेंट्स हो गए, अगर उनका एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में देखने को मिलता है ना, तो ये फिल्म डेफिनेटली से एक वीक स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी ना एक टोटल एंटरटेनर बन के सामने आती। बट सैडली ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब मैं इस पॉइंट के बारे में सोच रहा था ना, तब मुझे एक मूवी का ध्यान बार बार आ रहा था, और वो था सिंघम अगेन। डेफिनेटली से सिंघम अगेन भी बहुत बहुत टेरिबल मूवी थी, लेकिन ये होते हुए भी उस फिल्म में जब भी जो सारे एक्टर्स थे ना, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, जब भी ये सारे एक्टर्स एक साथ आ रहे थे ना, या फिर इन सारे एक्टर्स की एंट्री हो रही थी, उस पॉइंट पे सिंघम अगेन थोड़ी पीक मूवी बनती जा रही थी, थोड़ी सी बस, बट वो बनती जा रही थी। बट इस चीज को वॉर 2 ने बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया है। उन्होंने इस यूनिवर्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और हम ये जरूर से कह सकते हैं कि वॉर 2 इज अ फ्रेंचाइज किलर मूवी। मतलब इस फिल्म के बाद अगर मेकर्स में फिर भी लाइक दम हो कि वो अगेन से एक और बहुत बड़ी बजट वाली फिल्म इस पार्टिकुलर फ्रेंचाइज में ला सकते हैं, तो उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि वो फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, वो सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया होगी। और चलो, इतना कुछ बोलने के बाद ना, अब मैं इस फिल्म पर डिटेल में आता हूँ। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहली बात है, फिल्म में एंट्री जब होती है ऋतिक रोशन की, जो इस फिल्म का सबसे पहला सीन है वो सच में अच्छा है। मतलब सच में अच्छा है। मतलब वहाँ पर ऐसे कई सारे सीन्स है जहाँ पे आपको देख के बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को VFX से बनाया गया है, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ऋतिक रोशन का जो ऑरा है और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना कबीर वाले कैरेक्टर में, वो इस चीज़ को उतना महसूस होने नहीं देती है, और इसलिए ऋतिक रोशन की एंट्री बहुत लाजवाब लगती है। बट वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की एंट्री ना केवल पार्ट्स में ठीक ठाक लगती है। मतलब हाँ, जूनियर एनटीआर का जब इंट्रोडक्शन सीन आ रहा होता है ना, मतलब उनका चेहरा नहीं दिखाया गया रहता है, बस आ रहा होता है, वहां तक उनके कैरेक्टर की जो हाइप है ना वो बढ़ ही जा रही थी। बट द मोमेंट वी सॉ द VFX बॉडी ऑफ जूनियर एनटीआर, इट ऑल फेल फ्लैट। और उसके बाद से पूरे जूनियर एनटीआर की एंट्री सीन में जिस तरीके की एक्शन कोरियोग्राफी एंड जिस तरीके से VFX का काम किया गया है ना, वो टोटली क्रिंज एंड अनबेरेबल था। मतलब जूनियर एनटीआर को ऐसे रोल में देखना, ये मैं लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मतलब हाँ, इससे पहले जो जूनियर एनटीआर की मूवी आई थी देवरा पार्ट 1, वो भी वॉर 2 से काफी ज्यादा बेटर है। एंड उस फिल्म में जूनियर एनटीआर की एंट्री सीन में सच में गूज़बम्स आए थे, बट यहाँ वो चीज़ रिक्रिएट नहीं हो पाती है। और देखो, मुझे एक चीज़ बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, जब YRF के पास सिद्धार्थ आनंद जैसे ब्रिलियंट एक्शन डायरेक्टर है जो एक एक्शन फिल्म को सही मायने में बना सकते हैं, तो उसके बावजूद वो मनीष शर्मा जिन्होंने टाइगर 3 बनाई थी और अयान मुखर्जी जिन्होंने वॉर 2 को बनाया, उन्हें लाइक क्यों चूज करते हैं। जैसे अगर आप देखो तो मनीष शर्मा ने टाइगर 3 से पहले कोई भी बड़ी एक्शन फिल्म या फिर एक्शन फिल्म नहीं बनाई थी, एंड सेम गोज विद अयान मुखर्जी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 बनाई थी, बट उस फिल्म में एक्शन का इन्वॉल्वमेंट उतना ही था ना जितना उस फिल्म में कहानी का इन्वॉल्वमेंट था, मतलब ना के बराबर। एंड सेम चीज उन्होंने वॉर 2 में भी फॉलो किया है, एंड यहाँ पर भी उनका काम टेरिबल है, मतलब लिटरल टेरिबल है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत पैसे कमाए और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बने। बट इस फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट दिखने के बाद मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और चलो, डायरेक्शन से हटकर भी अगर हम म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें ना, तो फिल्म में म्यूजिक मतलब कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। मतलब लगता है ऐसा है कि जब उन्होंने, मतलब मेकर्स ने वॉर 2 की आइडिया के बारे में सोचा होगा ना, और जब उस फिल्म के लाइक गाने बन रहे होंगे, तो उन्हें भी आइडिया नहीं होगा कि वो गानों को कहाँ पर पुट करेंगे इस फिल्म में। बस उन्हें गाना चाहिए था एज ए मार्केटिंग टूल, और उन्होंने बना दिया, और फिल्म में जहाँ तहाँ गाने को डाल दिया गया है। और देखो, अगर सम अप करूँ ना इस फिल्म की स्टोरी को, तो अगर आपने वॉर पार्ट 1 देखी है ना, तब से आप समझ लो आपने वॉर पार्ट 2 भी देख ली है, क्योंकि वॉर 1 में हमें जो ट्विस्ट देखने को मिलता है ना, सेम ट्विस्ट हमें वॉर 2 में भी देखने को मिलता है।
अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा वरना लिटरल स्पॉइलर हो जाएगा, बट आप समझदार हो और मैं जानता हूँ कि आप अभी तक समझ गए होगे मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आप अभी तक नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इस फिल्म को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिन बाद इस फिल्म पे एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरीके से स्पॉइलर को शामिल करके इस फिल्म के बारे में बात करूंगा। और देखो चलो म्यूजिक की बात होगी, मतलब सॉन्ग्स की बात होगी, अब आते हैं हम बैकग्राउंड म्यूजिक पे। एंड भाई साहब इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना भद्दा है, इतना भद्दा है, मतलब मैं एक पार्टिकुलर सीन के बारे में ना बोलना चाहूंगा क्योंकि वो सीन मेरे दिमाग में बस गया केवल और केवल म्यूजिक के चलते हैं। देखो आपने ट्रेलर में ये सीन तो देखा होगा जहाँ पर F1 की रेसिंग चल रही है एंड उसी ट्रैक पे हमें एक मोटर बोर्ड दौड़ते हुए देखने को मिलता है। एंड उस पॉइंट पे जो BGM का काम किया गया है ना वो टेरिबल है। मतलब लगता है कि म्यूजिक डायरेक्टर को इस पार्टिकुलर सीन के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि इस पार्टिकुलर सीन में उन्हें किस तरीके का म्यूजिक रखना चाहिए, एंड उन्होंने हड़बड़ी में जो समझ आया उसे डाल दिया है। मतलब इस सीन का आप एक बार बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड यस, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इस वीडियो में केवल जूनियर NTR, ऋतिक रोशन, अयान मुखर्जी, म्यूजिक, सॉन्ग्स, डायरेक्टर, ये सब की बातें की है, और मैं बाकी सारे एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ जाओ मैं क्यों ही नहीं करना चाहता हूँ। इस फिल्म में उन सारे एक्टर्स, मतलब आपको जो जो पता है कि जो जो एक्टर्स इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले हैं ना, आप समझ लो उन एक्टर्स का इस फिल्म में इन्वॉल्वमेंट उतना ही है ना जितना इस फिल्म का एक अच्छी कहानी से लेना देना है। मतलब अगेन से ना के बराबर। और देखो मेकर्स को पहले ही से पता था कि इस फिल्म को उन्हें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के फेस ऑफ पे बनानी है, लेकिन इस चीज़ में वो लोग इतना खो गए ना कि उन्होंने बाकी सारे कैरेक्टर्स को टोटली साइड कर दिया है। एंड आई एम सॉरी टू से दिस बट वॉर 2 इज़ अ टेरिबल मिस। और मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाके ना ही देखो, बिकॉज दिस फिल्म इज़ रॉन्ग इन सो मेनी वेज कि अगर मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताने बैठूँ ना तो बहुत सारे स्पॉयलर्स इस वीडियो में आ जाएंगे। एंड अभी के लिए कम से कम मैं उन सारी बातों पर अभी नहीं आना चाहता हूँ, बट बिलीव मी वॉर 2 इज़ अ लिटरल टेरिबल मिस। यहाँ पर ऋतिक रोशन की, जूनियर NTR की, कियारा आडवाणी की, जितने भी सारे एक्टर्स हैं ना इस फिल्म में, उन सारे एक्टर्स की एक्टिव पोटेंशियल को टोटली वेस्ट कर दिया गया है। एंड जिस तरीके से इस फिल्म से होप लगाई जा रही थी कि ये फिल्म पैन इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बहुत बड़ा झंडा गाड़ेगी, वैसा तो अब कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। सो यस, अगर कंक्लूड किया जाए तो घर बैठो और चिल करो। और अब मैं जा रहा हूँ कूली मूवी को देखने, तो उस मूवी का भी एक अच्छा खासा ओपिनियन आप लोगों के सामने आ जाएगा। सो तब तक के लिए वेट करिए। एंड यस, देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन वॉर 2 मूवी को लेके। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।